आज का पीसीएस का पेपर आप लोगों ने देखा होगा। टेलीग्राम चैनल में डाल दिया गया है फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। जो फर्स्ट पेपर है उसमें एंशिएंट हिस्ट्री से एक क्वेश्चन और उसको मैंने पूरा लिखाया था। पूछा गया है कि वैदिक साहित्यों के आधार पर भूगोल के बारे में बताएं, और हमने पूरा डिटेल लिखाया भी था। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। एक बार लोअर पीसीएस के मेंस में पूछा था, ठीक वहीं से उठा के आज पीसीएस 2000 जो 21 का मेंस है उसमें रख दिया है। और उसमें पूछा है कि वैदिक साहित्यों के आधार पर भारतीय जो भूगोल है, भौगोलिक क्षेत्र है आर्यों के, इनके बारे में बताएं। तो उसी भूगोल के बारे में अब दोनों चर्चा करनी है। 125 शब्दों में है, आप देखेंगे 8 नंबर का है। तो उसमें आपको किसको दिखाना रहेगा? जो ऋग्वैदिक कालीन भूगोल है उसको दिखाना होगा, जिसमें कौन कौन से नदियों का वर्णन मिलता है, किस नदी का प्राचीन नाम क्या है, इसको बताना होगा, जो नोट्स में मैंने लिखाया है। और दूसरा नंबर उत्तर वैदिक काल के भौगोलिक क्षेत्र को दिखाना होगा। जो शतपथ ब्राह्मण में जो कथा मिलती है, इस शतपथ ब्राह्मण में कथा में मिलता है कि विदेह माधव सरस्वती नदी के किनारे था और वो अग्नि को मुंह में दबाए हुए था। तब तक अचानक ही शब्द का नाम लेते ही अग्नि क्या हो गई? मुंह से निकल गई। सब कुछ जलाते हुए अग्नि आगे बढ़ने लगी और उसके पीछे पीछे कौन चलने लगा? विदेह माधव और उसका गुरु गौतम राहु गण। और वो अग्नि सब कुछ जलाते हुए पहुंच गई कहां? उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर, जिसे सदा नीरा नदी कहा जाता है, गंडक। और उस गंडक नदी को नहीं जला पाई और वही आर्यों की क्या बन गई? पूर्वी सीमा बन गई। वहां तक भूगोल। शतपथ ब्राह्मण में रेवा नदी का वर्णन है, और रेवा नदी किसे कहा गया है? नर्मदा को कहा गया। रेवा नदी किसे कहा गया है? नर्मदा को कहा गया है। और इस तरह देखा जाए तो यहाँ पे विविध नदियों, क्षेत्रों, मरुस्थलों और सागर इत्यादि पर्वत के बारे में चर्चा की गई है। वही क्वेश्चन आपको लिखना है। एक ऋग्वैदिक काल में चोटी का भी उल्लेख मिलता है, जिसका नाम क्या था? मुजवंत चोटी। और उसी मुजवंत चोटी से क्या निकलता था? सोमरस, जिसको लेने के बाद हल्का हल्का मदकता उत्पन्न हो जाता, मदकता उत्पन्न होता था। इसीलिए उस सोमरस का भी वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। और उस चोटी को क्या कहा गया है? मुजवंत चोटी, जो कश्मीर में था। और बाकी उत्तर वैदिक काल में आर्यों को संपूर्ण हिमालय का ज्ञान हो गया। बस इतना ही शब्द अगर आप लिख देते तो आपको 8 नंबर मिल जाएगा। जो लड़के भी, अभी कई लड़के आए, उन्होंने बताया कि सर इसको ऐसे ऐसे लिखे हैं। तो ये क्वेश्चन हर बार टारगेट में रहता है पीसीएस मेंस में, इसे आप देखते रहेंगे। आज हम लोग करेंगे मौर्य काल। आज हमारा शुरू होगा प्राचीन भारत में मौर्य काल। मौर्य काल के बारे में हम चर्चा करें, मौर्य काल से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में चर्चा करें, तो मौर्य काल से प्रश्न क्या है? एक छोटा सा स्टोरी देखते हैं और इसी स्टोरी के माध्यम से मौर्य काल के स्थापना की कहानी देखते हैं। ये जो नाम है, इन्हें चाणक्य के नाम से पुकारा गया है। इन्हीं का नाम एक और भी मिलता है, जिसे विष्णुगुप्त कहा गया है। कई बार पूछा जाता है कि विष्णुगुप्त किसका बचपन का नाम था? चाणक्य के बचपन का नाम था। इन्हें कौटिल्य के नाम से भी पुकारा गया है, और इनका एक नाम और भी मिलता है, अजय। यानी कि 4 नाम किसका मिलता है? चाणक्य का नाम मिलता है। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में लॉजिक के प्रोफेसर थे, तर्कशास्त्र के प्रोफेसर थे। वहीं पर ये प्रोफेसर होने के साथ साथ इनको एक तरह से भारत के मामले में भी रुचि थी कि भारत जो खंड खंड है वो अखंड बने, अखंड मंडलाकारम। इनकी एक सपना था कि भारत एक क्या हो?
एकता के सूत्र में बंधे, और इसलिए यहां पर इस एकता के सूत्र पर प्रहार करने का काम सिकंदर करने वाला था। सिकंदर जो मैसेडोनिया का रहने वाला था और वहां से चलकर लगभग वह एशिया क्षेत्र को अपने कब्जे में लेते हुए भारत की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा था। ऐसे घड़ी में देखा जाए तो चाणक्य के मन में ये इच्छा जागृत हुई कि मैं पाटलिपुत्रा पहुंचूं। पाटलिपुत्रा में उस समय घनानंद का शासन था, जो नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसका नाम क्या था? घनानंद। घनानंद के दरबार में पहुंचूं और दो चीजें करूं। पहले नंबर तो घनानंद को यह बता दूं कि कभी भी सिकंदर एक दैत्याकार रूप में भारत पर आक्रमण कर सकता है, क्योंकि उसकी मंशा साम्राज्यवादी है। वो पूरे दुनिया को जीतकर अपने अधीन करना चाहता है, पूरे दुनिया पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, अपना राज्य स्थापित करना चाहता है। इसलिए यहां पर उसका सबसे पहला जो टारगेट था वो ये था चाणक्य का कि मैं आगाह कर दूं कि हमेशा तुम सावधान रहो घनानंद से। और दूसरा था कि घनानंद के दरबार में तमाम विद्वान निवास करते थे और विद्वानों में डिस्कस हुआ करता था। और विद्वान का मतलब ही है कि डिस्कस, और जब ग्रुप डिस्कशन होगा, वाद विवाद होगा, तो उससे के बारे में लोग पूरे दुनिया में जानेंगे ये बहुत अच्छा ज्ञानी है। ये दोनों बातों को लेकर ही चाणक्य पहुंच गए कहां पे? घनानंद के दरबार में पहुंचे। घनानंद के दरबार में पहुंचे, उन्होंने घनानंद से अपनी बातें बताने की कोशिश किया कि सिकंदर निरंतर बेबीलोन और ग्रीस को जीतता हुआ वह तुर्की होता हुआ सीरिया, इराक इत्यादि क्षेत्रों पे कब्जा जमाता हुआ कभी भी भारत की तरफ आ सकता है। लेकिन घनानंद इतना घमंडी व्यक्ति था कि चाणक्य की एक बातें सुनने को राजी नहीं। दूसरी तरफ है घनानंद के दरबार में जब वाद विवाद चल रहा था, तो वहां पे जो भी विद्वान वाद विवाद कर रहे थे, उन विद्वानों को वह क्या करता था? कुछ डोनेट तो करता था, कुछ दान तो करता था, लेकिन बहुत ही उन्हें शर्म महसूस करा के दान करता था। चाणक्य को ये बातें अच्छी नहीं लगी। उन्होंने दो तीन विद्वानों को देखा कि कैसे उन्हें बेइज्जत करके उन्हें पैसा दिया जा रहा है। चाणक्य ने सोचा कि अब इसके दरबार में स्वेच्छा से ही निकल जाना बेहतर है, नहीं तो ये क्या करेगा? ये बेइज्जत निश्चित करेगा। लेकिन चाणक्य जैसे दरबार से उठकर निकलने का प्रयास किए, तुरंत घनानंद अपने स्वरूप के अनुसार चाणक्य को अपमानित करने का प्रयास किया। यहां तक कि चाणक्य कुरूप थे, देखने में काफी काले थे, उनका भरे दरबार में मजाक उड़ाया गया। उनकी जो चुड़की थी, चोटी थी, उसको पकड़ के खींचा गया, अपमानित किया गया। इसी कारण भरे दरबार में चाणक्य ने भी सौगंध खा लिया और ये कहा कि मैं शिक्षक हूं और प्रलय और सृष्टि दोनों मेरे गोद में खेलती है। घनानंद, ये चाणक्य एक दिन तेरा विनाश करके ही दम लेगा। ये अपमान का बदला तुमसे लिया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा। और वहीं से चाणक्य बाहर निकलते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि मगध की जनता, पाटलिपुत्रा की जनता, जो भी क्षेत्र की जनता है, इसके अत्याचारों से, घनानंद के अत्याचारों से कराह रही है। वो गुहार लगाई चाणक्य से कि आप रक्षा करें। यहां पे टैक्सेशन का इतना बोझ बढ़ चुका है कि एक व्यक्ति खाए बगैर मर रहा है, फिर भी उसे घनानंद को कर चुकाना ही पड़ेगा। जितने भी आम लोग हैं, आम जनता है, उसकी सब धन, सोना चांदी इत्यादि छीनकर वह पाटलिपुत्रा के समीप
नदी के अंदर छुपाने का काम किया था घनानंद। ये सब कुछ जनता ने बताया और वहीं से चाणक्य बाहर निकलते हैं। पाटलिपुत्रा से अब वो अपने यूनिवर्सिटी जाने के लिए रवाना होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि विंध्याचल का जंगल, कुछ लोगों का मानना है कि गोरखपुर का कुसमी जंगल। उन्हीं रास्तों से जब चाणक्य वापस लौटते हैं तो जंगल के किनारे कुछ पशुएं चर रही हैं, कुछ बच्चे खेल खेल रहे हैं। खेल का नाम था राजकिलम खेल। जिस खेल का नाम क्या था? राजकिलम खेल। और इस राजकिलम खेल में जितने छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों में एक बच्चा राजा बना हुआ और बाकी बच्चों में सब कोई ना कोई अपराधी था, कोई ना कोई अपराध किया था। कोई चोर था, कोई अन्य चीजें था, किसी ने अन्य चीजें चुराई थी। यहां पे जो राजा बना हुआ था बालक, इस खेल में सबके साथ न्याय कर रहा था, सबके साथ न्याय कर रहा था। इस खेल को देखने के लिए चाणक्य रुक गए। इस खेल को देखने के लिए चाणक्य रुक गए और चाणक्य खेल के अंतिम पावदान तक रुके रहे। जब खेल समाप्त हुआ तो सब लड़के अपने अपने घर चले गए। एक जो राजा बना हुआ था वो बैठा रहा। चाणक्य ने उसमें कुछ अद्भुत क्षमता देखी। चाणक्य ने पूछा कि सब अपने अपने घर चले गए, तुम घर नहीं गए? उस बालक ने जवाब दिया कि मैं अनाथ हूं, मेरा जो केयर टेकर है, मेरा जो संरक्षक है, वो गाय चरा रहा होगा और जब तक वो घर नहीं आएगा तो मैं घर अकेले जाके क्या करूंगा, इसलिए मैं यहां बैठ के उसके आने का इंतजार करूंगा। जब चाणक्य इस बात को सुनते हैं, बहुत कष्ट होता है उनको। वो कहते हैं कि मेरे साथ चलोगे? तक्षशिला विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, 10,000 से अधिक विद्यार्थी वहां पढ़ते हैं, देश विदेश के विद्यार्थी पढ़ते हैं, मैं तुम्हें उसी विश्वविद्यालय में पढ़ाऊंगा। उसकी रुचि तो जागृत हो जाती है, लेकिन चाणक्य ऐसे नहीं ले जा सकते हैं। चाणक्य कहते हैं एक काम करो, तुम अपने संरक्षक से मिलाओ, जो तुम्हारा गोपालक है, जिसके केयर टेकर में तुम रहते हो, उससे मिलाओ। वो बालक ले जाके मिलाता है गोपालक से। गोपालक से जब चाणक्य मिलते हैं तो मिलने के पश्चात चाणक्य कहते हैं कि मैं इस बालक को ले जाना चाहता हूं और इसे पढ़ाना लिखाना चाहता हूं, एक बड़ा सा आदमी बनाना चाहता हूं, राजा बनाना चाहता हूं। गोपालक गोपालक हंसता है, कहता महाराज ले जाओ, ऐसे भी दिन भर राजा बन के टहलता है, मेरे किसी काम का नहीं है ये। चाणक्य कहते हैं कि ठीक है, लेकिन गोपालक कहता है कि ऐसे मत ले जाओ, देखने में तो ठीक ठाक लगते हो, कुछ मुद्रा दे के जाओ। चाणक्य कहते हैं कि ठीक है, इस बालक की कीमत लगाओ। वहां पे उस बालक की 1,000 करसारपण चांदी का सिक्का कीमत लगता है। चाणक्य 1,000 करसारपण भेंट करते हैं। 1,000 करसारपण वहां पे गोपालक को दे देते हैं, चांदी का सिक्का देते हैं और इस बालक को लेकर तक्षशिला विश्वविद्यालय पहुंचते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय में 6 साल के अंदर पूरा उसको कल छल बल रणनीति, युद्ध शास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, शायद ही जो एक तरह से दुनिया की कोई कला हो, जो कला किसको नहीं सिखाई जाती है, उस बालक को नहीं सिखाई जाती। वो बालक काफी हर चीज में प्रवीण हो जाता है। तब सिकंदर का भारत पर आक्रमण हो चुका है। तब सिकंदर का 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण हो चुका है और सिकंदर 19 महीना तक भारत में, पूर्वोत्तर पश्चिमोत्तर भारत में रहने का काम किया और ऐसे घड़ी में जितने भी शक्तियां थी वो सब सिकंदर के सामने नतमस्तक हो चुकी थी। सिकंदर के सामने नतमस्तक हो चुकी थी, कोई मुकाबला करने लायक नहीं था। लेकिन ब्यास नदी जो पंजाब में है,
उस ब्यास नदी के आगे सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से मना कर दिया। सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से, ब्यास नदी के आगे बढ़ने से मना कर दिया। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे घड़ी में देखा जाए तो अब सिकंदर उन्हीं क्षेत्रों में, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ही 4 राज्यों का डिवीजन किया और 4 राज्यों के डिवीजन करने के बाद 2 में अपने भारतीय राजाओं को, एक में आभी को, एक में पोरस को राजा बनाया, 2 जगहों पे यूनानी क्षत्रप को राजा बनाया और वो अब वापस जाने की तैयारी में था। चाणक्य ने सोचा ये तो वापस चला गया तो ये सोचेगा कि हिंदुस्तान में कोई शेर ही नहीं है जो मुकाबला कर सके। तो चाणक्य ने इस बालक को बुलाया और इस बालक से कहा कि बालक, गुरु दक्षिणा देने का टाइम आ गया, गुरु दक्षिणा देने का टाइम आ गया है। वो बालक कहता है कि गुरुदेव मेरे पास जो भी है, वस्त्र से लेकर अस्त्र शस्त्र तक, वो सब कुछ आपका दिया हुआ, मैं गुरु दक्षिणा में क्या दे सकता हूं। चाणक्य ने कहा कि मुझे सिकंदर का झुका हुआ सिर चाहिए ताकि वो महसूस करे कि कोई मुझसे मिलने आया था। उसने कहा कि सिकंदर तो विश्व विजेता है, मैं कैसे उसको झुका सकता हूं। चाणक्य कहते हैं कि तुम जानो कि कैसे झुका सकते, बस मुझे झुका हुआ सिर चाहिए। वो बालक निशस्त्र पहुंच जाता है अकेले सिकंदर से, अलेक्जेंडर से मिलने। इस बात का जिक्र जो जस्टिन है, यूनानी इतिहासकार, इस बात का जिक्र वो भी करता है, प्लूटार्क भी करता है, तमाम यूनानी किताबों में इस घटना का जिक्र मिलता है। जब पहुंचता है तो द्वारपाल देखते हैं इस बालक को, हंसने लगते हैं, कहते भागो यहां से, यहाँ सिकंदर का दरबार है, अलेक्जेंडर का दरबार है। वो कहता है कि जाके सिकंदर से कहो कि मुझे मिलना है। बालक बार बार हट करता है, जिद करता है। अभी 16 वर्ष का बालक है, बार बार जिद करता है, लेकिन उसे भगा दिया जाता है, भगा दिया जाता है। लेकिन फिर एक कहता है दरबारी द्वारपाल कि चलो उसको बता ही दें कि ये बार बार मिलना चाहता है, आखिर क्यों मिलना चाहता है। सिकंदर से मिलते हैं, सिकंदर को बताते हैं कि बालक मिलने का जिद कर रहा है। सिकंदर कहता है ठीक है, उसे लाओ। सिकंदर के सामने इस बालक को उपस्थित किया जाता है। ये बालक कहता है कि मुझे पाटलिपुत्र जीतना है, मैं घनानंद के साम्राज्य का विनाश करना चाहता हूं, उसमें आपका सहयोग चाहिए। सिकंदर हंसता है। सिकंदर कहता है कि युद्ध कोई बच्चों का गेम नहीं है बालक, कि जब चाहो खेलोगे, जब चाहो तब बिगाड़ दोगे। जाओ अभी प्रशिक्षण लो, तुम्हारे बस की युद्ध नहीं है। इसमें खून बहता है, रक्त बहता है, रक्तपात होता है, मारपीट होती है, मारकाट होती है। लगता है समझाने, इसको गुस्सा आ जाता है बालक को। बालक कहता है भरे दरबार में चारों तरफ सिकंदर की सेना है, चारों तरफ दरबारी बैठे हुए, ऊंचे चबूतरे पर सिंहासन पर बैठा हुआ है अलेक्जेंडर, और उससे कहता है कि अलेक्जेंडर तुम मुझे अगर सहायता नहीं कर सकते हो तो मैं तुमसे युद्ध करने आया हूं, तुम मुझसे युद्ध करके दिखा दो। अब तो अलेक्जेंडर गुस्सा जाता है। सिकंदर कहता है कि ये बालक मुझसे युद्ध करने आया है, इसके गर्दन काट दिए जाए। अब पूरा उसके सैनिक द्वारपाल इस बालक को पकड़ने के लिए रवाना हो जाते हैं। ये बालक कभी किसी कैंप में छुपता है, कहीं कहीं छुपता है, कभी नदी में कूद जाता है, पूरे सेना लग जाती है पकड़ने बालक को। फिर कभी पहाड़ पे चढ़ जाता है, छुपचे छुपाते पहुंच जाता है 1-2 दिनों में किसके पास? चाणक्य के पास। जब चाणक्य के पास पहुंचता है, चाणक्य इसको देख के काफी खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं यही जानना चाहता था कि तुम उसके पास से आ जाते हो कि नहीं, आज मेरा गुरुदक्षिणा मुझे मिल गया। सिकंदर यहां से वापस जाता है और 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि सिकंदर की मृत्यु हो चुकी है, अब तुम एक काम करो, अब एक सेना बनाओ। तो वह सेना
चोरों, मलेच्छों, डाकुओं, जो भी पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, गंधार क्षेत्र में रहने वाले, तकसीला क्षेत्र में, पेशावर में रहने वाले लोग हैं, उनसे अपनी एक सेना बनाता है और कहता है गुरुदेव हमारी सेना तैयार हो गई है। चाणक्य कहते हैं कि चलो अब पाटलिपुत्रा पे आक्रमण किया। पाटलिपुत्रा पर चाणक्य इत्यादि सब मिलकर आक्रमण कर देते हैं, लेकिन पहले आक्रमण में घनानंद जीत जाता है और चाणक्य और वह बालक पराजित हो जाते हैं। वहां से पराजित मन से वो बालक क्या करता है, रिटर्न होता है, चाणक्य के साथ रिटर्न होता है। तभी पंजाब के गांव में एक मां अपने बच्चे को गर्म खीर खाने के लिए दी है पूरे थाली में। अब वो बालक जैसे देखता है खीर को, तुरंत बीच में हाथ डालता है, हाथ उसका जल जाता है। मां डांट रही है, मां डांटते हुए कह रही है कि तुम भी वही गलती कर रहे हो जो गलती चंद्रगुप्त मौर्य कर रहा है, जो गलती वो बालक कर रहा है, जो गलती चाणक्य कर रहा है। अगर तुम इस खीर को किनारे से खाते तो आसानी से ये खीर ठंडी हो जाती और तुम खीर को खा भी लेते, तुम्हारा हाथ भी नहीं जलता। वो बालक सुनता है, गुरु चाणक्य से बताता है कि वो माँ ऐसे अपने बच्चे को डांट के कह रही थी। चाणक्य कहते हैं कि वो माँ सही बता रही है, हम लोगों को किनारे से ही जीतना होगा, सिकंदर के ही राज्य को जीतना होगा। और जब हम सिकंदर के राज्य को जीत लेंगे तो हमारे पास ताकत हो जाएगी, हमारे पास जन हो जाएगा, हमारे पास शस्त्र हो जाएगा, शस्त्र हो जाएगा। इसलिए अब शुरू करो पंजाब को जीतना। और वो बालक पंजाब को जीतता है, पंजाब को जीतता है, फिर वहां से गंगा घाटी को जीतता है और 322 में, एक साल के बाद, एक ताकतवर होकर पहुंच जाता है पाटलिपुत्रा। और पाटलिपुत्रा में घनानंद के राज्य का विनाश करता है, घनानंद को पराजित करता है। और पराजित करने के पश्चात वहां से घनानंद को बंदी बना के जेलों में डाल दिया जाता है और वहीं पर एक नवीन वंश की स्थापना होती है जिसे मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है। और वही बालक इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से पुकारा जाता है। वही बालक इतिहास में किस नाम से पुकारा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से पुकारा जाता है। और ये स्थापना कब होती है, 322 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। चंद्रगुप्त मौर्य इस वंश का प्रथम राजा बनता है और चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख सेना तैयार करता है और पूरे 6 लाख सेना तैयार करके संपूर्ण भारत को रौंद डालता है, संपूर्ण भारत को जीतने का कार्य करता है और एकता के सूत्र में वह बांधने का काम करता है। तब तक सेलुकस निकोटर किसका उत्तराधिकारी बन जाता है, सिकंदर का उत्तराधिकारी बन जाता है। उसकी लालसा जाग उठती है कि जहां पर हमारे पूर्वजों ने, सिकंदर ने अभियान रोका था, वहीं से मैं पुनः अभियान शुरू करूं और संपूर्ण भारत को जीत लूं। जो मेरे पिता सिकंदर का अधूरा ख्वाब था उसको पूरा करूं। और उसे गलतफहमी हो जाती है कि जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो घनानंद शासक था और जब सेलुकस निकोटर 305 ईसा पूर्व में शासन आक्रमण करता है तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य शासक। चंद्रगुप्त मौर्य उसे कहां रोक देता है, सिंध नदी के तट पे रोक देता है और दोनों के बीच एक युद्ध होता है और उस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य यूनानी सेना को पराजित कर देता है और पराजित करने के उपरांत अपमानजनक संधि करने के लिए विवश करता है। और अपमानजनक संधि करने के लिए विवश करने के साथ साथ चाणक्य कहते हैं एक काम करो चंद्रगुप्त, इसे अपना रिश्तेदार बना लो, नहीं तो ये बार बार आक्रमण करेगा। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य कहता है कि ये संधि नहीं होगी, आप सेलुकस निकोटर, आप अपनी पुत्री हेलेना का विवाह मुझसे करोगे और हेलेना का विवाह
किसके साथ होता है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होता है। ये भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विवाह होता है और विवाह के परिणाम स्वरूप 4 प्रांत दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को मिलता। काबुल, जो अफगानिस्तान का टोटल इलाका है, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। जो मकरान तट अरब सागर का किनारा है और वो ईरान को छूने का काम करता है। ये 4 प्रांत दहेज के रूप में किसको मिल जाता है? 4 प्रांत दहेज के रूप में मिल जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य कहता है ये तो हमारे अब रिश्तेदार हो गए, ये यूनान जाएंगे तो क्या दिखाएंगे, बहुत बेइज्जती होगी इनकी कि गए थे भारत जीतने, हार के चले आए। तो कहता है कि आप घबराइए मत, आपको हम 500 हाथी उपहार देंगे। 500 हाथी जब आप लेके जाएंगे तो वहां की जनता सोचेगी कि जो शादी किए हैं उसका दोनों में रिश्तेदारी बन गई है, तो उन्होंने इनको कुछ उपहार दिया। इसलिए 500 हाथी उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य किसको भेंट करता है? सेल्यूकस निकोटर को। और सेल्यूकस निकोटर स्वदेश वापस चला जाता है और एक बाउंड्री खींच दी जाती है अफगानिस्तान के आगे। अफगानिस्तान के आगे ही देखा जाए तो किसकी सीमा बनी रहती है? यूनानियों की। आगे चल के जब मौर्य वंश का पतन होता है तो फिर जो मध्य एशिया में यूनानी मौजूद रहते हैं, बैक्ट्रिया इत्यादि में, वो सब फिर भारत पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं और फिर पश्चिमोत्तर क्षेत्र को, तक्षशिला को और साकल को जीत लेते हैं। तो ये तो मौर्य वंश है के बाद ही देखेंगे कौन कौन आक्रमण करता है। लेकिन यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य एक तरह से संधि करता है, दहेज के रूप में प्राप्त करता है और इस संधि के द्वारा एक राजदूत भी सेल्यूकस निकोटर अपना भेजता है। कहता है कि संधि हो गई है, लोगों के बीच में एक राजदूत भी होना चाहिए, मेरा एक राजदूत आपके दरबार में रहेगा। और उससे राजदूत का ही नाम क्या है? मेगास्थनीज। जिस मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा, 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा के दरबार में आया और 299 ईसा पूर्व तक 5 वर्षों तक कौन रहा? मेगास्थनीज इस भारत में रहा। वह धर्म है, पॉलिटिक्स है, समाज है, चंद्रगुप्त मौर्य का राज प्रसाद है, सभी के बारे में विवेचना किया है अपनी पुस्तक इंडिका। कई बार पूछा जाता है कि इंडिका किसकी किताब है, इंडिका किसकी किताब है, तो उसका एक लाइन में आंसर किया जाता है इंडिका किताब है और वो है मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज की फेमस किताब कौन सी है? इंडिका है। और इस इंडिका में एक तरह से इस बात की जानकारी मिलती है, अब यहाँ पे देखें, इस तरह देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में 298 ईसा पूर्व में एक भयंकर अकाल पड़ता है। जबकि कहीं पर भी अपने इंडिका में मेगास्थनीज इस बात का जिक्र नहीं करता कि भारत में अकाल पड़ता है, लेकिन चाणक्य ने इस बात का जिक्र किया है। खुद ही जो चंद्रगुप्त मौर्य ने 2 स्थानों पर अभिलेख खुदवाया है, उससे भी इस बात की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे 298 ईसा पूर्व में एक भयंकर अकाल पड़ा और इस अकाल से बचने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जगह जगह पर अन्न के कोठार खुलवाए, जगह जगह पर अन्नागार खुलवाया ताकि लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जा सके, लोगों को राशन वितरण किया जा सके। जैसे कोरोना काल में फ्री में राशन, तेल, नमक जो भी बांटा जा रहा था, उसी तरह बांटने का यह भी प्रयास किया। तो स्वाभाविक है कि आने वाली पीढ़ियां कैसे जानेंगी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बंटवाया था। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने एक ताम्रपत्र भी खुदवाया और उससे ताम्रपत्र का 2 फोटोस्टेट हुआ, सेम 2 ताम्रपत्र तैयार हुआ। एक ताम्रपत्र स्थापित कराया गया शाहगौरा गोरखपुर। शाहगौरा कभी गोरखपुर का फेमस नगर रहा हुआ करता था, लेकिन बाद में उजड़ गया।
साहगौरा देखा जाए तो यह मौर्य काल का एक फेमस नगर था, इसीलिए यहां पर साहगौरा नामक स्थान पर एक ताम्रपत्र स्थापित कराने का काम किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और यह बताने का काम किया कि भारत में एक भयंकर अकाल पड़ा था और इस अकाल से बचाने के लिए मैंने लोगों के प्रयास किए, अन्न के कोठार खुलवाए, गोदाम खुलवाए, निःशुल्क अनाज वितरण करवाया, हजारों हजारों लाखों लोगों को एक साथ भोजन कराया। ये सब कुछ बताता है। और दूसरा दूसरा ताम्रपत्र, तांबे का पत्र है, आगे हम अभी उसको दिखाएंगे भी कैसा है तांबा का पत्र। और दूसरा ताम्रपत्र महास्थान से मिला। और ये महास्थान कहां पे स्थित है? दूसरा ताम्रपत्र महास्थान से मिला और ये महास्थान स्थित है और स्थित है आपके बांग्लादेश में। इस समय बांग्लादेश में है। जैसे महास्थान पे जो बातें लिखी हुई हैं वही गोरखपुर के साहगौरा में लिखी हुई है। साहगौरा गोरखपुर में लिखी हुई हैं, दोनों बातें सेम है। और एक तरह से इसमें अकाल से निपटने के हर विषयों की चर्चा की गई। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य इस अकाल को नहीं रोक पाया, इस महामारी को नहीं रोक पाया और इसी कारण उसने अपने पुत्र के पक्ष में गद्दी त्यागने का निर्णय लिया। अपने पुत्र के पक्ष में गद्दी त्यागने का निर्णय लिया और जैन धर्म का अनुयायी बन गया। 298 पूर्व में गद्दी का परित्याग कर दिया और जैन धर्म का अनुयायी बन गया। उनके एक गुरु थे जिनका नाम था भद्रबाहु, जिन्होंने दक्षिण भारत में दिगंबर संप्रदाय की स्थापना की है। भद्रबाहु से कहा कि महाराज चलो अब कहीं तपस्या किया जाए। और उन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चला गया? श्रवण बेलगोला, कर्नाटक का एक पहाड़ी है जिसे आज चंद्रगिरी पहाड़ी कही जाती है। उसी श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर, श्रवण बेलगोला नामक स्थान पे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? वहां पे तपस्या किया। और तपस्या करने के पश्चात लगभग एक विधि का पालन किया जिसमें अन्न जल ग्रहण नहीं किया। 2.5 साल तक वह भूखे रहा, प्रायश्चित करता रहा कि इतने लाखों लोग जो मरे हैं उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मेरे कारण मरे हैं, इसीलिए उसने प्रायश्चित किया। और प्रायश्चित करने के पश्चात अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, प्राणों का परित्याग कर दिया। और इस तरह प्राणों के परित्याग करने के पश्चात वह विधि ही संलेखना विधि या संतरा विधि के नाम से जानी गई। और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन गद्दी पर बैठा? बिंदुसार। बिंदुसार के शासन काल में 36 बार यूनानियों ने आक्रमण किया। जो हेलना थी 5 साल शादी के हुए और ये सन्यासी बन गए। हेलना से एक पुत्र जस्टिन भी उत्पन्न हुआ था। हेलना चाहती थी कि इस मगध और भारतवर्ष का राजा कौन बने? जस्टिन। इसलिए यहां पे बिंदुसार काफी ताकतवर था, बिंदुसार योग्य भी था। ये बातें हेलना को पसंद नहीं थी, इसलिए हेलना ने अपने पिता से मदद मांगी कि आप मदद करो। सेलुकस निकोटर ने और यूनानी सेना ने 36 बार आक्रमण किया और 36 बार आक्रमण का मुकाबला बिंदुसार ने किया। और 36 टाइम उसने किसको पराजित किया? यूनानियों को पराजित किया। यहाँ पे अभी भी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया था? चाणक्य को। इन्होंने भी अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? बिंदुसार ने भी चाणक्य को बनाया। लेकिन हेलना ने कहा कि ये जब तक चाणक्य रहेगा तब तक कठिन है युद्ध जीतना। इसलिए हेलना ने अब चाणक्य को हटाने के लिए हर संभव प्रयास किया। बिंदुसार उसे अपना मां मानता था। बिंदुसार से बार बार कहते थे कि इसको जल्दी हटाओ, प्रधानमंत्री जी इस लायक नहीं, इसको हटाओ। बिंदुसार ने एक दिन कह दिया कि गुरुदेव आप प्रधानमंत्री का पद छोड़ दीजिए। इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा कि संभालो गद्दी, हम चलते हैं फिर तक्षशिला विश्वविद्यालय पढ़ते। लेकिन जब त्यागपत्र दे देते हैं तो त्यागपत्र देने के पश्चात
त्यागपत्र देने के पश्चात देखा जाए तो यहाँ पर जो खल्लाटक है, खल्लाटक को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। और खल्लाटक को प्रधानमंत्री बनाने के पश्चात चाणक्य अब घूमते हुए पहुंच जाते हैं उज्जैन के तरफ। उसी समय देखा जाए तो उज्जैन जाता है कौन? उज्जैन के विद्रोह हो जाता है और उसी विद्रोह का दमन करने के लिए बिंदुसार जाता है। विद्रोह का दमन करने के लिए बिंदुसार जाता है और वहीं पर युद्ध में घायल हो जाता है। ये पूरी एक रणनीति है और उसे रणनीति के तहत घायल अवस्था में उसे छोड़कर मूर्छित हो जाता है, कोमा में चला जाता है। घायल अवस्था में छोड़कर वहां से भाग के पूरी सेना चली आती है कहां पे? मगध में, और बताती है कि कौन मर गया? बिंदुसार मर गया। हेलेना को अवसर मिलता है। हेलेना अपने पुत्र जस्टिन को गद्दी पर बैठाना चाहती है, लेकिन खल्लाटक क्या करता है कि उसकी जो पहली पत्नी है बिंदुसार की, उसी से एक छोटा सा बालक जन्म लिया है, उस बालक को गद्दी पर बैठा दे, जिसका नाम है सुसीम। सुसीम को गद्दी पर बैठा दिया जाता है और यहाँ पे मूर्छित पड़ा रहता है बिंदुसार। उसी समय एक वैद्य, ब्राह्मण वैद्य देखता है। ब्राह्मण वैद्य देखता है, उसकी पुत्री देखती है कि एक राजा है और ये मूर्छित पड़ा हुआ है, उस राजा की जान बचाया जाए। ये बाप बेटी दोनों उठा के लाते हैं और अपने झोपड़पट्टी में उसका दोनों मिलकर इलाज करते हैं। दोनों मिलकर इलाज करते हैं। धीरे धीरे उसकी चेतना वापस आती है। 6 माह 1 साल तक वह पूरा वहां पे क्या होता है? इलाज होता है। और इलाज होने के पश्चात वह पुनः अपने मूल स्वरूप में आ जाता है कि वो बिंदुसार है। वो बताता है कि मैं ऐसे यहां पे कैसे पहुंचा। वो बताते हैं कि आप 1-1.5 साल से आप कोमा में थे, चेतना नहीं था आप। तो बताता है कि मैं बिंदुसार हूं। और वहीं पर जो ब्राह्मण की पुत्री है, जिसने सेवा किया है, जिंदा किया है उसको, जिसका नाम धर्मा है, एक नाम उसका और भी मिलता है, एक नाम उसका सुब्रदांगी भी मिलता है, उससे क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। लेकिन विवाह करने के पश्चात कहता है कि ऐसे लेके जाऊंगा तो सही नहीं रहेगा। जा रहे मगध, पाटलिपुत्रा, और वहां से पूरी राजा सेना लेके आऊंगा, तब लेके तुम्हें जाऊंगा। धर्मा इंतजार करती है। इधर जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसका पुत्र गद्दी पर बैठा है, खल्लाटक सब कुछ करता है। उसकी जो बड़ी पत्नी है वो एक तरह से रानी बनी हुई है, राजा बनी हुई है, सब कुछ उन्हीं की हुकूमत चलती है। वहां पे थोड़ा बहुत व्यवस्थाओं को सुधारता है। सुधारने के पश्चात तब तक ईरानियों के डर के मारे भागकर, जो खुरासान है ईरान और तुर्की के बीच का हिस्सा, उसे खुरासान कहा गया है, वहां का खुरासान भाग के चला, मीर खुरासन भाग के चला आता है। और मीर खुरासन कहता है कि मेरी बेटी नूरी से विवाह कर लो। तो वो भी विवाह तय हो जाता है, विवाह हो भी जाता है। जब विवाह हो जाता है तो उसी दिन वो भी बताता है कि मेरी एक पत्नी कहाँ पे है? उज्जैन में है। उज्जैन में है, बहुत सेवा की है हमारी, उसको भी लाना है। तो मामला तो गड़बड़ है। इसलिए नूरी कहती है कि आप राजा हो, चक्रवर्ती राजा हो, आप क्या करने जाओगे? सेनापति जाए, हम बुलवा लेंगे। और अपने पिता, उसका पिता मीर खुरासन सेनापति बन चुका। मीर खुरासन से उसकी बेटी कहती है कि जो उज्जैन में इनकी पत्नी है उसकी हत्या कर दी, लाने की आवश्यकता नहीं है, हत्या कर दिया जाए। यहां से मीर खुरासन जो नूरी का पिता है, इसका ससुर है, पहुंचता है। पहुंचने के पश्चात उस वैद्य की हत्या कर दी जाती है। और उसी समय देखा जाए जो धर्मा है वो पेट से है, धर्मा पेट से है। और वो क्या होता है कि उसी में झोपड़पट्टी में आग लगा दी जाती है। झोपड़पट्टी में आग लगा दी जाती है
और आग लगा के यहाँ पे आके कहता है सेनापति कि रानी धर्मा और उसके पिता सब झोपड़पट्टी में आग लगने के कारण जल चुके हैं, ये प्रूफ है, ये सब कुछ है। वो बताता है, विश्वास दिला लेता है। लेकिन कैसे हूँ रानी धर्मा वहां से बच के निकलती है और एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम क्या है, अशोक। एक पुत्र अशोक को जन्म देती है और अशोक उसी तरह वनवासी की तरह पालन पोषण होता है। तब तक चाणक्य घूमते हुए उधर पहुंच जाते हैं। चाणक्य देखते हैं कि ये तो बालक बहुत प्रतिभा संपन्न है, उससे मुलाकात होती है। अब वो धर्मा के पास पहुंचते हैं। धर्मा बताती है कि हम बिंदुसार के पत्नी है, सब कुछ बताती है। चाणक्य कहते हैं कि लो अब एक नया पॉइंट मिल गया, अब फिर मुझे पाटलिपुत्रा लौटना पड़ेगा, पाटलिपुत्रा लौटना पड़ेगा। और इधर बिंदुसार मान चुका है कि कौन मर चुकी है, धर्मा मर चुकी है। लेकिन इधर चाणक्य फिर उसको लेके चले आते, चाणक्य उसको दासी बना के लेके आते हैं और किसके सेवा में नियुक्त कर दिया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है बिंदुसार के सेवा में। और इसको घोड़ा पालने के लिए अशोक को नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन बाद में फिर पिता पुत्र की मुलाकात चाणक्य के द्वारा कराई जाती है। तब तक लेट हो चुका है। 273 ईसा पूर्व में गृह कलह के कारण बिंदुसार की हत्या करवा दी जाती है। यूनानियों, गुप्तचरों और किसके द्वारा बिंदुसार की हत्या करवा दी जाती है, वही जो चंद्रगुप्त की विदेशी पत्नी है उसके द्वारा कराई जाती है। और फिर 100 भाई रहते हैं। कौन? अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करता है। कौन? अशोक। और 4 साल तक गृह युद्ध लड़ता है और 269 ईस्वी में ईसा पूर्व में वह गद्दी पर बैठता है। और तब तक चाणक्य की भी हत्या हो चुकी है। जो विदेशी रानी है वो चाणक्य की भी हत्या कर देती है। इसीलिए चाणक्य के जो शिष्य है राधा गुप्त, वो राधा गुप्त किसकी मदद करते हैं? राधा गुप्त मदद करते हैं और वो मदद करते हैं अशोक की। और राधा गुप्त के मदद से अशोक बनता है मौर्य सम्राट। लेकिन 8 साल तक राजा रहने के बाद अशोक कलिंग पर आक्रमण करता है 261 ईसा पूर्व में। और 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करता है और उस आक्रमण में भयंकर रक्तपात होता है। 1.5 लाख लोग विस्थापित हो जाते हैं, 1 लाख लोग मारे जाते हैं। उस समय राजा वहां का जगन्नाथ है वो भी मारा जाता है। अशोक का हृदय द्रवित हो, अशोक का हृदय यहीं पर परिवर्तित हो जाता है और अशोक अब शस्त्र न उठाने की प्रण लेता है। 1 साल तक वह ऐसे ही घूमता रहता है। लेकिन बाद में उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु की सहायता से वह बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध के शरण में, धम्म के शरण में, संघ के शरण में चला जाता है। और वही अशोक, सम्राट अशोक, बौद्ध अशोक के रूप में फेमस हो जाता है। जहां पे उसके दरबार में पहले वह शिव का परम भक्त रहता है, 60,000 लोगों को प्रतिदिन भोजन देने का काम करता है। वही अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है, बौद्ध यात्राएं करता है, बौद्ध धर्म के लिए प्रचार के लिए अभिलेख खुदवाता है, पिलर खुदवाता है, जो आज भी कई स्थानों पर उसके अभिलेख, पिलर इत्यादि मौजूद है। इलाहाबाद के किला के अंदर भी अशोक का एक स्तंभ है, दीर्घ स्तंभ है। कौशाम्बी में उसका लघु स्तंभ है, सारनाथ में उसका लघु स्तंभ है। अनेक स्थानों पे स्तंभों की स्थापना कराता है। यहाँ पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अशोक के मरने के बाद मौर्य साम्राज्य पतन की ओर चला जाता है, पतन की ओर चला जाता है। और धीरे धीरे जितनी विदेशी शक्तियां हैं वो सब आजाद हो जाती है और मौर्य साम्राज्य, मौर्य सम्राट
आगे चलकर मूर्ति केवल गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाते हैं, विष्णु शिव की मूर्ति बनाते हैं, उसको बेचवाते हैं, उससे अपना खर्च निकालते हैं, ये कंडीशन आ जाती है। ऐसे समय में अंत में देखा जाए पुष्यमित्र शुंग जो उसका सेनापति रहता है, ब्राह्मण सेनापति रहता है, वो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करता है। अब बृहद्रथ की हत्या करने के पश्चात एक नवीन वंश की स्थापना करता है, शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। और ये 185 ईसा पूर्व तक ये मौर्य वंश चलता रहता है। इसमें अनेक राजा होते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये है मौर्य वंश है जिसके बारे में हमने बातें किया। तो आखिर ये मौर्य वंश जो आज से 4-5 हजार वर्ष पहले घटनाएं घटित हुई हैं, आखिर ये कैसे मिली? तो ये किताबों में। तमाम जो राजा महाराजाओं के दरबार में रहने वाले दरबारी थे, उन्होंने कुछ किताबें लिखी। यूनानी इतिहासकार थे, उन्होंने किताबें लिखी। और यूनानी इतिहासकारों के किताबों में चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य नहीं कहा गया है, एंडोकोटस, सेंडोकोटस, सेंटोकोटस कहा गया। और वही भारत में जब अंग्रेज आए तो एक न्यायाधीश बन के आया जिसका नाम था सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने ही जब किताब लिखना शुरू किया, भारतीय पुस्तकों का अंग्रेजी में कन्वर्जन कराना शुरू किया, तो उसने ही सबसे पहले बताया कि एंडोकोटस, सेंडोकोटस जो यूनानी साहित्यों में, यूनानी लिटरेचर में वर्णित किया गया है, कोई और नहीं चंद्रगुप्त मौर्य, कोई और नहीं चंद्रगुप्त। तो इस तरह देखा जाए तमाम साहित्यों में इस मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे मौर्य वंश और मौर्य वंश के जानने के स्रोत। हेडिंग डाल लेंगे मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व के बीच। तीन सौ 22 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व के बीच। एक नोट कर लें, मौर्य वंश के बारे में जानकारी, मौर्य वंश के बारे में जानकारी अनेक साहित्य अभिलेख है, अनेक साहित्य अभिलेख है और किताबों से मिलता है, और किताबों से मिलता है। किताबों से मिलता है। आगे नोट कर लें स्टार मार्क के। मिलता है। आगे नोट कर लें स्टार मार्क के। यूनानी साहित्यों में चंद्रगुप्त मौर्य को गुप्त मौर्य को गुप्त मौर्य सेंडोकोटस 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 एंड्रोकोटस एंडोकोटस और सेप्टोकोटस के नाम से पुकारा गया है। एंडोकोटस और सेप्टोकोटस के नाम से पुकारा गया है। कोटस के नाम से पुकारा गया है। अब यहां पे देखें कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने पहचान किया कि सेंडोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है? सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने एक संस्था खोली 1784 में।
कलकत्ता में, जिसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता बनाया, और जिस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था कि जितनी भारतीय पुस्तक हैं, लिटरेचर हैं, उन सबका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए। जितने भी अंग्रेजी पुस्तक हैं उन सबको यहाँ पे क्या किया जाए, उनका अनुवाद किस में किया जाए, हिंदी में किया जाए, ताकि एक तरह से समझने में मदद मिल सके। इसीलिए कन्वर्जन हुई, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया शुरू, और इसी ट्रांसलेशन के प्रक्रिया में उसने बताया कि जो एंडोकोटस यूनानी में साहित्य में वर्णित है वो कोई और नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य। ए नोट कर ले स्टार बना के। सर जोन्स ने सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम यह बताया कि विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम यह बताया कि यूनानी साहित्यों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य ही एंडोकोटस हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ही एंडोकोटस हैं। मौर्य ही एंडोकोटस हैं। एंडोकोटस हैं। आगे नोट कर ले। मौर्य वंश के विषय में जानकारी निम्नलिखित पुस्तकों से मिलती है। जिसमें प्रमुख पुस्तक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, लिखी है। क्या है? प्रमुख है मेगास्थनीज की का मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, स्रोत है, पुस्तक नहीं है, स्रोत। उस पे पूरी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। आगे रुद्र दामन का, उसमें हमने किताब तो नहीं लिखा है ना, उसमें स्रोत लिखा है। क्या लिखा है? हाँ, पुस्तक है, स्रोत है, मौर्य साम्राज्य के जानकारी के प्रमुख स्रोत। उसमें पुस्तक भी है, स्रोत पूरी है। आगे नोट कर ले। रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ है, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ है, अशोक के अभिलेख, क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी, पतंजलि के महाभाष्य, सोमदेव कृत था
तथा सरित सागरे सोमदेवे कृते कथा सरित सागरे। तो यहाँ पे देखिए ये सब चीजें हैं जिनसे मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब है तमाम अभिलेख हैं जो एक सोर्स के रूप में है, एक स्रोत के रूप में है, और उससे किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो बाकी इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल चर्चा हम कल करेंगे। इस पे कुछ क्यूज को देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थे? आगे है, त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसमें बौद्ध धर्म में तमाम पुस्तकें हैं, 3 तरह के हैं, दर्शन भी है। तो एक तरह से केवल आप उपदेशों का संग्रह नहीं कर सकते, बहुत कुछ चीजें हैं। तो फिलहाल इसी को लगाइए। एशिया के ज्योतिपुंज कौन है? पेशिया। कालिदास ने किसका किसका जिक्र किया है? कालिदास ने अपने किताबों में 3 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा किया है। अब इसमें कौन संबंधित नहीं है? सी दक्षिणेश्वर काली मंदिर के बारे में कुछ नहीं कहा। नहीं तो बाकी उज्जैन का महाकाल, काशी के विश्वनाथ, लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ। नैनार संतों की संख्या कितनी है? कितना? किस बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया? हाँ, सेकंड में पक्का? आगे है, संसार अस्थिर और क्षणिक है, किसने कहा? मलिनाथ है, कौन से तीर्थंकर थे? 19वें। एकमात्र महिला तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह बताया था। महिलाएं हमेशा दीवारों पे क्या दिखाई जाती है? कलश लिए हुए। निम्न में से किस तीर्थंकर का संबंध पंच महावर्त से है? त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। किससे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। प्रथम जैन सभा हुई